अंबाला में आज नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों पर सख्ती करते हुए जीआरपी ने 3 लोगों को भारी मात्रा में गांजे सहित गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन से पंजाब हिमाचल की ओर गांजे ले जाने की फिराक में थे, लेकिन इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर जीआरपी ने उन्हें धर दबोच लिया। जानकारी देते हुए जीआरपी थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया, यह नशीला पदार्थ बिहार से लाया जा रहा था, जिसे हिमाचल व पंजाब में सप्लाई किया जाना था, लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने छावनी रेलवे स्टेशन पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक व्यक्ति के पास से 10 किलो, 1 से 4 किलो व 1 से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। उन्होंने बताया कि तीनों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि 3 नशीला पदार्थ लाकर बेचते हैं। पकड़े गए आरोपियों की पहचान बिहार निवासी सलीन अजय जंगली के तौर पर हुई है। वहीं पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी नशीला पदार्थों की सप्लाई कहां-कहां करते थे। किस प्रकार जो है ये नशीला पदार्थ पकड़ा गया? कल 3 व्यक्ति बिहार से गांजा लेकर आए थे। मुखबिर खास की इत्तला पर ये पकड़े गए हैं और हमारी कोशिश ये है कि नशे का प्रचलन रोका जाए, जिससे समाज में फैलाव नशा रुक जाए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय डीजीपी साहब, एसपी साहब का यही आदेश है कि भाई आप लोग इस बुराई को रोको और नशा समाज में न फैले। ये उतर गए यहाँ पे, तो आगे जाना था इनमें, अपने जिसको माल देना था खरीदी थी, उनको फोन कर रहे थे, तो उसके बाद मुख्य ने बताया तो इसको काबू आया। किस प्रकार ये किस चीज में सप्लाई करते हैं? ये एक टच्ची थी, 2 बैग थी, एक पर 10 किलो है, एक पर 4 किलो है, एक पर 2 किलो है। से ही आता है नस्लवाद एरिया से। नस्लवाद एरिया में कुछ जारी थी क्योंकि वहाँ पे नस्लवाद है, पुलिस वहाँ जाती नहीं है, तो ये माल होने लगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देसुरी पुलिस की संपत्ति संबंधित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चोरी की गाड़ियां सप्लाई करने वाले शातिर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के आदेश अनुसार संपत्ति संबंधित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चैन सिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली व राजेश यादव, वृत्ताधिकारी बाली के सुपरविजन में देसुरी थानाधिकारी हरीश सिंह राजपुरोहित मैं टीम द्वारा थाना देसुरी में वांछित आरोपी अशोक उर्फ ऑस्टन उर्फ एस्टल को तकनीकी एवं मुखबिरी तंत्र से प्राप्त सूचना के आधार पर जेतारन से दस्तयाब कर बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। आरोपी अशोक उर्फ ऑस्टन उर्फ एस्टल आले दर्जे का शातिर बदमाश है, जो पुलिस थाना बिलाड़ा का हिस्ट्री शीटर अपराधी है और लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा लगातार पीछा करते हुए जेतारन के पास से दस्तयाब कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर पार्षद विनोद वाल्मीकि ने आज शुक्रवार को दोपहर 12 बजे जन स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाने की बात कही। नगर पार्षद विनोद वाल्मीकि ने कहा है कि वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी दिनों से दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे स्थानीय नागरिकों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कई बार दूषित पानी की सप्लाई की शिकायत दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि दादरी विधायक सुनील सांगवान सीवर व पेयजल आपूर्ति को लेकर लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि नगर में सीवर व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह गंदगी फैली हुई है। इसके बावजूद कोई भी अधिकारी वाल्मीकि नगर में नहीं आया और न ही सीवर व पेयजल समस्या का समाधान किया गया। मैं पार्षद विनोद कुमार वाल्मीकि भाई जन स्वास्थ्य विभाग में पहुंचा हूं। इनकी वार्ड की परेशानी को देखते हुए वाल्मीकि नगर के अंदर गंदा पानी सीवर का मिलकर आने लग रहा है, जगह जगह लीकेज पड़ी है। बार बार प्रार्थना कर चुका। अब मैं तो एक बात चाहूं भाई पत्रकार महोदय, इन पर SC/ST के मुकदमे दर्ज होने चाहिए इनके खिलाफ, जब पता लगा इन्हें, क्योंकि मारते गंदा पानी पियाला रहे थे। बार बार रिक्वेस्ट कर ली, बार बार मैंने डाल लिए उसमें। कम तक मिनाधिकारी अफसर ने जई ने एक्शन SDO देखना चाहिए ना, जितना इनका भाईचारा का काम करे। मेरा तो भाईचारा में विनोद वाल्मीकि पार्षद का तो काम कर को नहीं रहे भाईचारा में। ये मदन घोष के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, तो ये तो बढ़िया काम कर रहे हैं। विधायक जी जब भी मेरा अधिकारी अफसर को बोलते हैं काम के लिए, वो तो चाहते हैं दादरी शहर के अंदर स्वच्छ पानी सीवर का काम बढ़िया हो, लेकिन सारी बदमाशी अधिकारी कर्मचारी का कारण है। लापरवाही की वजह से वाल्मीकि नगर सिड़ावड़ से भीतर तक गलिया का बुरा हाल से सीवर का पानी का गिरने से
बचा है। सीवर टूटे पड़े हो, फोटो बेचने लग रहे, अगर कोई ध्यान तो दो वाल्मीकि नगर की तरफ, कम से कम इन गरीब कॉलोनी से इनकी तरफ तो कौन नहीं ध्यान दे। मैंने नू बता दो, कोई अधिकारी अफसर जाकर देखता हूँ कोई को नहीं जावे, क्योंकि इन लोगों को नफरत आती है। ऐसी बस्तियों से, गरीब बस्तियों से, कबीर बस्ती है मेरा वार्ड, वहां के हालात खराब, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गरीब की कौन सुनेगा? कोई को नहीं सुना गरीब की। क्या गरीब को तो हमारी सतपाल सांगवान जब बतावा से जब सुन लेते, हमारी सतपाल सांगवान एक बार क्या हुआ बेचारा, उसे टाइम खड़ा हो जा सकने अधिकारी अफसर तक का बस है, लेकिन कम से कम हमारा समाधान तो करो कोई जाकर न। तो आपकी क्या उम्मीदें हैं फिलहाल? उम्मीद भाई हमारी तो यह हमने तो उम्मीद पब्लिक हेल्थ रही को नहीं, विनोद वाल्मीकि ने पब्लिक हेल्थ उम्मीद को नहीं रही। पानी की लाइन मारी नु पड़ी से, हमारे काम रुके पड़े से पानी की लाइन के बिना। तो जूठा कागचा में से नीचे दबा और काम से इनका, जब इनकी इंक्वायरी होगी ना अधिकारी कर्मचारी जब पता लगेगा सच्चाई का। तो आप क्या मांग करते हैं? मैं तो यह मांग के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो और इनकी इंक्वायरी हो बस। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में 2 जनवरी 2025 को प्रातः 10 बजे से शाम 3 बजे तक योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ज्योतिष, समाधान एवं होम्योपैथिक चिकित्सा का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने शिविर का दौरा कर ग्रामजनों को विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जागरूक किया। शिविर में संधिवात, चर्म रोग, वात विकार, उदर रोग, मस्सा, श्वेत पद्रर, एलर्जी इत्यादि रोगों का योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार किया गया। ज्योतिष के माध्यम से 57 रोगियों का उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से 45 रोगियों को लाभान्वित किया गया। चिकित्सा शिविर प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान शर्मा ने बताया कि शिविर में हरिद्वार से विशेष रूप से पधारे डॉक्टर गजेंद्र कुमार द्वारा आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श के साथ साथ ज्योतिष के माध्यम से रोगियों की समस्याओं का निवारण किया गया। आमजन को प्रकृति के अनुसार जीवन यापन करने, समय पर भोजन करने और नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करने हेतु प्रेरित किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री नागोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर व कनक प्रभा गोलिया फाउंडेशन न्यूयॉर्क की ओर से MDM अस्पताल में लगवाई गई MRI मशीन का उद्घाटन 2 जनवरी को किया गया। शहर से बरसों पहले व्यापार के लिए निकले भामाशाह परिवार ने न्यूयॉर्क में अपना कारोबार फैलाया, लेकिन जड़ों से जुड़ाव के चलते उन्होंने जोधपुर के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी हमेशा याद रखा। ऐसे ही भामाशाह परिवार है कनक प्रभा गोलिया फाउंडेशन न्यूयॉर्क, जिन्होंने श्री नागोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट का सहयोग कर जोधपुर के MGM हॉस्पिटल में 18 करोड़ की MRI मशीन लगवाने के लाभार्थी बने। देश में दूसरी और राजस्थान में पहली MRI मशीन 53,000 वाइड वो प्रीमियम डिजिटल हीलियम फ्री ऑपरेशन मशीन मथुरादास माथुर अस्पताल में लगाई गई है। इस मशीन के प्रायोजक श्री नागोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट जोधपुर है और सहयोगकर्ता एवं लाभार्थी परिवार कनक प्रभा गोलिया फाउंडेशन न्यूयॉर्क से है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अविनाश गहलोत, कैबिनेट मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य विभाग मंत्री जोगराम पटेल, राज्य मंत्री उद्योग, वाणिज्य, खेल, कौशल, रोजगार, उद्यमिता विभाग कृष्ण कुमार विश्नोई, शहर विधायक अतुल बंसाली, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी। हमारी मशीन है जिसको कनक प्रभा गोलिया जी और उनके परिवार की तरफ से MGM जोधपुर में हेड की गई है। 18 करोड़ की मशीन है और इससे आने वाले समय में हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। जिस पुरानी मशीनों के कारण से समय ज़्यादा लगता था, रेस का जो दुष्परिणाम था वो ज़्यादा इफेक्ट होगा, उसमें से मुक्ति मिलेगी और कई लोगों को एक साथ MRI का फायदा मिलेगा। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और राजस्थान के अंदर पहली मशीन होगी ऐसी, वैसे MGM जोधपुर के अंदर 2 मशीनें पहले से संचालित होगी, लेकिन फिर भी मरीजों की संख्या को देखते हुए नाकाफी नजदीक इस मशीन के लगने के बाद कई लोगों को फायदा मिलेगा और ऐसे भामाशाहों के कारण सरकार को भी सहूलियत मिलती है। जब सरकार कुछ चीज़ों पर संज्ञान लेती है उससे पहले ही भामाशाह आगे आकर ऐसा काम करते हैं, तो निश्चित ही भामाशाहों का भी धन्यवाद है। सरकार हमेशा उनको मोटिवेट करती है। राजस्थान के माध्यम से जब लाखों करोड़ों रुपए के MOU हुए उसमें ऐसे भामाशाह जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर मशीन को किया है और बहुत जोधपुर में अति आधुनिक MRI मशीन का जो स्थापना की गई है, मैं गोलिया फाउंडेशन को बधाई देता हूँ और पूरे पश्चिमी राज्य ये इस तरह की MRI मशीन के कारण से रोगियों को निश्चित रूप से फायदा होगा। पूरी गति से
उसकी रिपोर्ट आ सकेगी और कई जान जो जाने जाती है इस कमी के कारण से उनकी टेस्टिंग और डायग्नोस्टिक टाइम पर नहीं हो पाती और बचा पाएंगे। मैं पुनः गोलिया फाउंडेशन को, अस्पताल के प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस तरह कदम उठाकर और निश्चित रूप से गोलिया फाउंडेशन का ये कदम हम सभी को प्रेरणा देगा और समाज आगे आकर इस तरह की फैसिलिटीज का डेवलपमेंट सरकारी अस्पतालों में कर पाएगा। एक बार सर बोलिए। आज का जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, इस कार्यक्रम के हम लोग हैबिचुअल नहीं हैं, हम लोग तो चुपचाप काम करने वाले हैं। मैं आपसे ही कहूँगा कि मशीन यहाँ ज़रूरत थी। जब मैं आया यहाँ तो मैं पेट स्कैन मशीन लगाने के लिए आया था। डॉक्टर केशव साहब ने कहा पेट स्कैन तो हमारे ऑलरेडी मिल रही है, आप MRI लगाओ, क्योंकि हमारी जो है 3 महीने की लाइन है। तब ने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि हमको MRI लगानी है और वो MRI ऐसी लगानी है कि सबको उसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिल सके, स्टूडेंट पढ़ सके, यहाँ पे रिसर्च कर सके। तो ये सब काम जो यहाँ होने वाला है, इससे पूरा जोधपुर ही नहीं, आसपास की पूरी जनता राजस्थान तक इसमें भाग ले सकते हैं, अपने इलाज करवा सकते हैं। और अगर इसमें हमने एक चीज़ और की है, आज से 10 साल 15 साल बाद भी अगर ये मशीन खराब होती है तो उसकी भी जिम्मेवारी हमने ली कि हम उसको रिप्लेस करेंगे या हम उसको अपडेट करेंगे, ताकि एक कंटिन्यूटी चलती रहे, नई टेक्नोलॉजी चलती रहे। तो ये मैं कहता हूँ कि सबको ये कहता हूँ, जितना आपकी इच्छा हो, जहाँ से भी हो, कुछ से कुछ करें, कहीं से शुरुआत करें, तो धीरे धीरे आप अपना आप बन जाओगे। और पैसा जो कमाते हैं हर जगह आप जाओ, आप सिखों में जाओ, आप मुसलमानों में जाओ, आप कहीं भी जाओ, ज़कात धर्म सब देते हैं। अपन लोग जो है अपन इंडिविजुअल करते हैं, इसलिए अपना नाम नहीं लिखता। इसलिए मैं ये सबसे ही कहूँगा, मेरी गुजारिश है कि अपन सब मिलकर कुछ करें ताकि और बड़ा कर सकें। तो जो 2 जनवरी 25 के लिए मथुरा दास माथुर अस्पताल और डॉक्टर SM मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बड़ा दिन है कि गोलिया परिवार द्वारा इस संस्थान को एक अति आधुनिक जो मशीन दी गई है MRI की, जिसमें हम 10 से 15 मिनट के अंदर एक MRI कर पाएंगे, जिससे जो ट्रॉमा और बाहर के सीरियस मरीज हैं उनको तुरंत इसका लाभ मिलेगा और उन पेशेंट्स को हम स्वास्थ्य लाभ के लिए उनकी कोई अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो ऑपरेशन करेंगे। तो इस काम के लिए मैं इस परिवार को और इस सभा में उपस्थित हुए सभी लोगों को बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। प्रभाव गोलिया फाउंडेशन है, इनकी तरफ से आज जो और भी काम कराए गए हैं MDM अस्पताल में, उसके साथ साथ सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कराया गया है, जिससे हम जो ऐसे लोग हैं जिनका अनावश्यक प्रवेश है हॉस्पिटल में, उसको कंट्रोल कर सकेंगे, एक्सेस कंट्रोल बेसिकली। साथ ही जो वाहनों की चोरी है उसके ऊपर भी चेक लगेगा इससे, और जो बीमार और बीमारदार आते हैं उनको जो ये समस्या का सामना करना पड़ता है उसमें काफ़ी कमी आएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आगामी 14 जनवरी को मनाए जाने वाले मकर संक्रांति पर्व को लेकर तकतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के विवेकानंद बस स्टैंड के आसपास से लेकर में बाजार, चकी गली सहित विभिन्न गलियों में दुकानों एवं लारियों पर सजे पतंग एवं प्रतिबंधित चाइनीज मांझा की हो रही बिक्री से उत्साहित होकर युवकों द्वारा चाइनीज मांझा खरीदकर पतंग उड़ते समय गुरुवार को तकतगढ़ में एक युवक का गले में कट लगने के बाद हरकत में आया। प्रशासन ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कालूराम के निर्देश पर तकतगढ़ गाड़ी नगर के विवेकानंद बस स्टैंड के आसपास गली कंचों एवं बाजारों सहित विभिन्न गलियों में सघन अभियान की शुरुआत कर प्रतिबंध चाइनीज मांझा जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बताया कि गुरुवार को नगर में एक 12 वर्षीय युवक का पतंग उड़ाते समय गले में हल्की सी कट लगने की घटना के बाद शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार के निर्देशानुसार कनिष्ठ अभियंता आकाश त्रिवेदी, सफाई निरीक्षक सूरज चौधरी, मुकेश माली, जमादार अमृतलाल, धीरज कुमार व चतराराम देवासी द्वारा कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा तकतगढ़ शहर में विभिन्न दुकानों पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बिक्री पर अभियान चलाकर प्रतिबंधित चाइनीज मांझा जब्ती की कार्रवाई की गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र की सांसी कॉलोनी राता नाड़ा की बस्ती में दीवारों और खंभों पर लापता विधायक अशोक गहलोत के पोस्टर जगह जगह नजर आ रहे हैं।
राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में सरदारपुरा के विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ जनता का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है। स्थानीय निवासियों से बातचीत में पता चला है कि क्षेत्रवासियों में अशोक जी गहलोत के प्रति गहरी नाराजगी है। चुनाव के बाद से वे ना तो क्षेत्र में लौटे और ना ही जनता से संवाद स्थापित किया। उनके विधायक कोष से किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है। इसी कारण लोगों ने धीरे धीरे पोस्टर लगाकर अपनी नाराजगी और विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया है। बस्ती के लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत केवल चुनाव के समय आते हैं, झूठे वादे और प्रलोभन देकर चले जाते हैं। पिछले कई वर्षों से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बस्ती की सड़कों, पानी की व्यवस्था और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं अब भी खराब स्थिति में हैं। बस्ती के नजदीक से एयरपोर्ट से आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन बस्ती की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते हैं। आज हमने पूरे सांसी बस्ती रातानाड़ा के क्षेत्र में हमारे विधायक जी लापता है के पोस्टर लगाए हैं। पूर्व में इस क्षेत्र के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत, जो वर्तमान में भी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमने आज उनके संज्ञान में ये पोस्टर लगाए हैं कि वो चुनाव के बाद वापस इस क्षेत्र में नहीं पधारे हैं। मूलभूत विकास के लिए कोई कार्य उनके द्वारा नहीं हुआ है। उसी की तलब को लेकर हमने पोस्टर लगाया। मांग के कहीं विधायक जी दिखे तो उन्हें बताया कि यहाँ विकास की ज़रूरत है, काम करे, न्याय करे, विकास करे, इसी के लिए। आप सभी को यकीन नहीं होगा, इस सांसी बस्ती में एक बालिकाओं की स्कूल है जो 12वीं तक है, बालिकाओं की लड़कियों के लिए। वहाँ शौचालय तक नहीं था जब मुख्यमंत्री थे अशोक जी। बच्चियाँ घर पर आके शौच करती थी, अब बन रहा है। और रोडों पर तो आपने खस्ता हाल देख लिया। ऐसे अनेकों समस्या है। दस्तावेजीकरण, आज भी इस क्षेत्र में इस सांसी समुदाय के लोगों में दस्तावेजों का अभाव है, वो भी व्यापक रूप से, बहुत बड़ा व्यापक रूप से। इन जैसी अनेकों समस्या को लेकर आज हमने लापता लगाया। अगर विधायक जी को संज्ञान पहुँचे तो वो पधारे और हमारे लिए काम करें, मूलभूत विकास के आधार रखें। इसी के रूप में हमने ये विरोध दर्ज कराया है। आशा करेगी विधायक जी संज्ञान लेंगे और कुछ करेंगे, नहीं तो हम लोग आए हैं और गए। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंबाला के गांव धीन के रहने वाले शूटर सरबजोत सिंह का नाम खेल मंत्रालय ने अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। ये खबर सुनकर जहां अंबाला के लोग काफी खुश हैं, वहीं सरबजोत के साथ ट्रेनिंग लेने वाले साथी शूटर का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनके साथी का अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। वहीं अंबाला के जिला खेल अधिकारी राजवीर सिंह रंगा का कहना है कि अंबाला में इस तरह का छठा अवार्ड है, उन्हें बहुत खुशी है। सरबजोत को अवार्ड मिलने से दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। अंबाला के छोटे से गाँव धीन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने गांव कीजिए पहचान बनाने वाले शूटर सरबजोत ने एक बार अंबाला को गर्व करने का मौका दिया है। भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सरबजोत का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। इससे पहले अंबाला को अलग अलग खेल के लिए अर्जुन अवार्ड मिल चुके हैं। सरबजोत को मिलने वाला ये छोटा अवार्ड है। सरबजोत को मिलने वाला ये छठा अवार्ड है। इसको लेकर सरबजोत के साथ ट्रेनिंग लेने वाले आदित्य और अजय का कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है, सरबजोत का नाम नॉमिनेट किया गया। वो हमारा साथी है और हमें भी यही बोलते थे कि मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे भी यही चाहते हैं कि मेहनत से आगे बढ़े। मेरा नाम आदित्य माड़ा है और 8 साल से मैं सरबजोत के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कल ही खबर आई है कि सरबजोत को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है, तो काफ़ी खुशी हुई है हमें भी और सभी को काफ़ी खुशी हुई बात। युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि बस अपना मेहनत करते जाएं, फल की तरफ अपना ध्यान दें और साथ में देश का नाम रोशन करें। ऐसे ही जैसे सरबजोत करते जा रहे हैं। 8 साल से मैं सरबजोत के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस वक्त इंडिया में रैंक 2 पे हूँ मैं 10 मीटर एयरपिस्टल में। सर मेरा नाम अर्जुन है और हमें सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैं अर्जुन अवार्ड मिल रहा है और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी ओलंपिक्स पे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बेहतरीन बात है। और सर हमें सरबजोत सिंह से हमें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि वो हमें काफ़ी हेल्प भी करते हैं। जो टेक्निक हमें सुधारने के लिए हमें काफ़ी हेल्प भी करते हैं। हमें बताते भी शूटिंग के बारे में और अपने एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं, तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। एयर अकेडमी में साथ में ट्रेनिंग करते हैं तो और भी एथलीट्स हमारे पास सबको काफ़ी इंस्पायर करते हैं। जिस तरह से वो रोज़ आते हैं, कंसिस्टेंसी दिखाते हैं, डेडिकेशन उनकी बहुत अच्छी है। और सर जो हमारे कोचेज हैं गौरव सैनी सर और हमारे अभिषेक राणा जी, वो हमें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। रोज़ आते हैं सर, रोज़ बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं। जो आप हमें शेड्यूल देते हैं
वो हमें हम काफ़ी हेल्प करते हैं, हमारे टेक्निक सिखाने में, हमें अच्छी तरह शूटिंग करना। बहुत खुशी की बात है, भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, जो कि हमारे सरबजोत जी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक जीता, और उसके बिहाफ पे उनको अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है। ये देश का सर्वोच्च अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, तो बहुत प्रसन्नता है। अम्बाला के एक छठे खिलाड़ी को ये अवार्ड मिल रहा है, बहुत खुशी की बात है। पूरा स्पोर्ट्स जगत है जो अम्बाला का, वो पूरा खुश है और धन्यवाद देना चाहता है भारत सरकार। तो इस अवार्ड से जो मिल रहा है, जो नए उभरते हुए खिलाड़ियों को बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, और सरबजोत जी जो खेल रहे हैं उनको भी आगे उनके अचीवमेंट और आने वाले ओलंपिक्स गेम्स है उनमें उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और इसी के साथ हरियाणा सरकार अर्जुन अवार्ड विजेताओं को तो उनको मानदेय देती है, जो 20,000 है, और दिन में इसको बढ़ाने का भी चल रहा है प्रोसेस। तो इस अवार्ड को जी जो भी बहुत से खिलाड़ी, जितने भी हरियाणा के खिलाड़ी हैं, उन सबको पर मंथ ये मानदेय हरियाणा सरकार दे रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जवाईवान से रबी फसल सिंचाई के लिए तीसरी पाण के लिए शुक्रवार को सिंचाई विभाग सहायक अभियंता कार्यालय सुमेरपुर में विभागीय अधिकारियों एवं संगम अध्यक्षों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 6 जनवरी को नहरें खोलने का निर्णय हुआ है। 6 जनवरी को नहरों में पानी छोड़ा जाएगा और 7 जनवरी को टेल के खातों तक पानी पहुंचाने पर बाराबंदी लागू हो जाएगी। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध से रबी की फसल 2024-25 सिंचाई के लिए पहली पाण का 4 नवंबर की दोपहर 3:15 पर जल संसाधन विभाग के XCN गंगाराम सुथार, AN अक्षय कुमार, AN एवं टीए रोहित चौधरी एवं किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष जयेंद्र सिंह गलतानी सहित किसान प्रतिनिधियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर नहरों में 22 दिन के लिए पानी छोड़ा था। लेकिन दूसरी पाण के लिए 4 दिसंबर तक कई किसानों के खेत संचित होने के बाद बुवाई नहीं होने के कारण दूसरी पाण का समय परिवर्तन 2 दिन आगे बढ़ाने के लिए संगम अध्यक्षों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 6 दिसंबर दोपहर को नहर खोलने का निर्णय हुआ था। जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के अधिशासी अभियंता राज भवराय ने बताया कि शुक्रवार को शिक्षा विभाग कार्यालय सुमेरपुर में जवाईबांध नहर प्रणाली के समस्त संगम अध्यक्षों की नहर से तृतीय पाण के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि तृतीय पाण हेतु नहर खोलने के लिए 6 जनवरी को खोलकर 7 जनवरी को बाराबंदी लागू की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। चरखा दादरी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग SDO मोहनलाल ने आज वीरवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए बताया कि चरखी दादरी शहर में नागरिकों को समय पर पेयजल आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा शहर में 2 कैपेसिटी टैंकों का निर्माण किया जा रहा है, जो जल्द ही कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले टैंक की सप्लाई फरवरी 2025 तक लागू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नहरों में पानी न आने की वजह से कई बार पेयजल सप्लाई बाधित होती है, जिसको लेकर भी विभाग लगातार प्रयास कर रहा है कि पेयजल आपूर्ति लगातार जारी रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिनों चरखी दादरी शहर के लोहारू रोड सहित विभिन्न वार्डों में स्थानीय लोगों ने पेयजल सप्लाई न आने की वजह से रोष प्रदर्शन किया था और मांग उठाई थी कि सभी वार्डों में पेयजल आपूर्ति मुहैया करवाई जाए। शहर में पानी की सप्लाई को लेकर क्या कुछ बंदोबस्त की जा रही है? शहर में पानी की सप्लाई के लिए हमें 2 कैपेसिटी टैंकों की बढ़ा रहे हैं। टैंक हमारे नए जो बनकर तैयार हो गया है एक तो, और दूसरे का काम अभी प्रगति पर है। और पहले टैंक की सप्लाई हम फरवरी तक चालू भी कर देंगे, और प्रेजेंटली जो सप्लाई है वो सफिशिएंट मात्रा में दी जा रही है। पानी ऐसा है, रॉ वाटर की शॉर्टेज के कारण तो बंद रहा पानी, थोड़ी एक आधे दिन की दिक्कत रही, लेकिन उसके बाद एक आधे दिन कवर करने में टाइम लगता है। जैसे लाइनें भरने में टाइम लगता है, तो कवर होने में एक आधा दिन लगा, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो प्रेजेंटली पानी 4-5 दिन बाद ही आया है, वहां पर भी पानी नहीं था। ऐसा तो कोई एक आधा पॉइंट ऐसा हो सकता है, कोई लीकेज की वजह से हो गया और कोई कारण से हो गया, लेकिन रॉ वाटर पानी हमारे नहर में आ चुका है। अब हमारे कोई दिक्कत नहीं है, पानी की सप्लाई चल रही है। तो ना कंटिन्यू जारी रहेगी, अब आगे कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मियों का हमने अरेंजमेंट कर ही दिया है, अब आगे गर्मियों में भी सिस्टम इस बार काफी सुधार रहेगा पीछे से। मिक्सिंग की अभी मेरे नोटिस में तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है। अगर आप बता रहे हो तो कोई नहीं, मैं उसका संज्ञान लेता हूँ, कोई किस कारण से है क्यों नहीं। लोगों की से क्या अपील करना चाहेंगे आप?
ऐसा है, मिक्सिंग जो आती है वो होती है कनेक्शन लीकेज की वजह से 99% है। तो सारे अपने कनेक्शन है वो बिल्कुल एकदम रेक्टिफाई करके रखे, उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए और पानी को बचाने की कोशिश करी जाए और पानी सफिशिएंट मात्रा में जो हम दे रहे हैं उसकी वेस्टेज न कीजिए। ठीक। शास्त्री नगर स्थित सिटी स्पोर्ट्स अकादमी में होगा, जो अपनी आधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। डॉक्टरों के बीच इस लीग को लेकर जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि यह न केवल खेल भावना को बढ़ावा देगा बल्कि स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न करेगा। लीग के लिए फॉक्सवैगन ने मुख्य प्रायोजक के रूप में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। यह लीग डॉक्टरों के लिए एक मंच प्रदान करेगा जहां वे खेल के माध्यम से अपनी ऊर्जा और क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। आईएमए जोधपुर के अध्यक्ष और आयोजकों ने बताया कि इस प्रकार की गतिविधियां डॉक्टरों की व्यस्त दिनचर्या के बीच उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होती है। आयोजन स्थल पर दर्शकों के लिए बैठने और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि यह लीग न केवल प्रतिभागियों बल्कि दर्शकों के लिए भी यादगार बन सके। यह बैडमिंटन लीग जोधपुर के खेल इतिहास में एक नई पहचान बनाएगी और डॉक्टरों के जीवन में खेल और स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देने का एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। तारीख को डॉक्टरों में और डॉक्टरों के माध्यम से जोधपुर के जनता में हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए एक आईएमए बैडमिंटन लीग का सेकंड पार्ट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में करीब 100 डॉक्टर्स भागीदार हो रहे हैं और ये 100 डॉक्टर्स करीब 8 टीमों में डिवाइड होकर म्यूचुअली एक दूसरे के साथ टीमों में खेल खेलेंगे। ये आयोजन करने का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मुख्य मकसद था डॉक्टरों में स्वास्थ्य के प्रति, अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति बढ़ावा देने की प्रवृत्ति बढ़े और उनके माध्यम से दूसरों में हो। हमने देखा था पिछले सालों में, खासकर विशेष 2024 में डॉक्टरों में पाई जाने वाली स्वास्थ्य लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के चलते सडन डेथ या इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी संख्या में बढ़ गई थी और इसका मुख्य कारण था कि डॉक्टर्स दूसरों की सेवा करने में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए थे कि अपने खुद के स्वास्थ्य को भूल गए और सवेरे से शाम तक दिन रात मरीजों की सेवा करते रहे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ऐसा आगे भविष्य में भी करते रहें। इसके लिए उनका खुद का शरीर बहुत स्वस्थ रहना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लोढ़ा, सेक्रेटरी आईएमए जोधपुर। मैं आम जनता को, जो अभी हम चिकित्सक लोग बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं, उसके थ्रू ये संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको बीमारी कम घेरेगी और स्वस्थ रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ की बहुत ज़रूरत है। आने वाले साल में और भी इस तरह के कई तरह के कार्यक्रम आईएमए के द्वारा कराए जाएंगे ताकि लोग एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। सर, ये कहाँ हो रही है और कितने डॉक्टर्स हैं? ये सन सिटी स्पोर्ट्स एकेडमी में ये कार्यक्रम हो रहा है। 3 दिन का कार्यक्रम है, 3, 4, 5 जनवरी को, और टोटल 15 मैच खेले जाएंगे, जिसमें जोधपुर के 80 डॉक्टर्स, जोधपुर और जोधपुर के आसपास के जो एरिया के डॉक्टर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपना जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों को संदेश देंगे कि बीमारी से बचने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। मुख्य अतिथि में जो शुरुआत है वो हमारे डॉक्टर नवीन किशोरिया जी, सुपरिटेंडेंट एमडीएम हॉस्पिटल, वो करेंगे, और जो समापन समारोह है वो डॉक्टर फतेह सिंह जी भाटी वो समारोह में शरीक होंगे और समापन समारोह कराएंगे।